वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। ये है बिजनेस स्टडी क्लास 11 का चैप्टर 4 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, प्राइवेट बिजनेस के होने के साथ साथ ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा। Joint Hindu family business is such a form of business organization in which all the member of the joint Hindu family carry on his business under the control of कर्ता। देखिए, मैं आपको सीधा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है इसका मतलब। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये जो नाम दिया गया है इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली है आपका। इसमें इस बिज़नेस पे होता ये है कि आपके दादाजी हो सकता है या उनके पिताजी का कोई खड़ा किया हुआ बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस को आगे चलकर आपके दादाजी संभालते हैं, और वो आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी संभालते हैं, और उसके बाद आप बिज़नेस को संभालते हो, और आपके बाद आपका जो भी होता है वो बिज़नेस को संभालता है। तो ये एक आगे बढ़ते जाता है, ये एक फैमिली बिजनेस के तरह काम करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ज़्यादा हिंदू रिलीजन में ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में विच ऑल मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैरी हिज बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता। इसमें क्या है कि जितने भी मेंबर हैं फैमिली के वो हिंदू बिजनेस में जो उनका अपना ख़ानदानी बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो ओनर होता है, मतलब कि जो हेड होता है, वो होता है कर्ता होता है हेड उस बिज़नेस का। और ये कर्ता कौन है? कर्ता यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होता है, आपके दादाजी, मान लो आपके दादाजी हैं तो वो कर्ता होंगे बिज़नेस के, क्योंकि वो सबसे पहली बात तो वो बिज़नेस को संभालने वाले सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। इसीलिए उन जो बिज़नेस का जो ओनर होता है उसे कर्ता कहते हैं। ये आपके दादाजी का बात किया जा रहा है यहाँ पे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर। पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या होता है, तो 2 तरह से काम करता है। एक होता है कॉपर सिनेरी और दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉपर सिनेरी में ये हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या क्या होता है। पहले तो हम लोग इसका देखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं। कॉपर सिनेरी में होता यह है कि देखो, कॉपर सिनेरी मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। कॉपर सिनेरी इज द क्रिएटेड बाय लॉ एंड नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। According to it, an individual get a right in the ancestor property immediately after birth that a person are known as copper signatory. This individual can also ask for the division of the ancestor property. कॉपर सिनेरी का मतलब यही होता है कि ओनरशिप इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि जो ओनर होता है अभी के टाइम पे, मान लीजिए आपके घर पर जो ख़ानदानी पैसा है उसका जो ओनर है वो जो भी है वो कॉपर सिनेरी होगा। कॉपर सिनेरी उसे कहा जाएगा, ओनरशिप ऑफ द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। कॉपर सिनेरी इज क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसे कोई फॉर्म नहीं किया जाता है। कॉपर से ये ख़ानदानी होता है। अगर ये ख़ानदानी है तो इसका राइट बनता है कि ये एंसेस्टर के प्रॉपर्टी पे इसका अधिकार हो। और अधिकार कब से होता है? उसके बर्थ से, उसके जन्म से। जब इसका जन्म होता है, मान लीजिए आपके फैमिली में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ, तो वो आपका, अगर आप उसे ओनरशिप मिल जाता है एंसेस्टर के प्रॉपर्टी पे, वो उसका राइट होता है। और राइट क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। डेट पर्सन इज़ नोन एज, और उसे ही कॉपर सिनेरी कहा जाता है। और इसका मान लीजिए अगर वो इंडिविजुअल अगर वो चाहेगा तो वो इस मांग को उठा भी सकता है कि एंसेस्टर का जो पूर्वजों का उनका प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर दिया जाए, उसको प्रॉपर्टी को बांट दिया जाए, उसका बंटवारा कर दिया जाए। एक तो ये हो गया। उसके बाद आता है कॉमन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गेट रिकॉग्नाइज एज अ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन द फैमिली proposes a property that is used for the welfare of all the member of the family। इसमें क्या है, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। यहाँ एक पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। सिंपल सा इसका मतलब यही है कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट के तहत अगर आपके घर का जो प्रॉपर्टी है उसका वेलफेयर, उसका इस्तेमाल, अगर सभी मेंबर ऑफ फैमिली उसका इस्तेमाल सबके भलाई के लिए किया जा रहा है, मतलब कि मेंबर, सारे घर के जितने भी मेंबर हैं उनके भलाई के लिए किया जा रहा है,
तो वो कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाएगा, जिसमें क्या होता है एंसेस्टर का प्रॉपर्टी आता है। इसमें प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई आपका पहले से प्रॉपर्टी है एंसेस्टर का, उसके मदद से आप किसी और प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो तो, या मतलब कमा लेते हो, तो वो भी एंसेस्टर का प्रॉपर्टी में आएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। एक प्रॉपर्टी होता है फैमिली का, फैमिली का यानी कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कितना बीघा में है, तो वो भी हो गया एक फैमिली का प्रॉपर्टी हो गया, ना कि पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ। बस इतना ही बताया गया है कि इन सब चीज़ों का जो ये जो आपका प्रॉपर्टी है, आपका इसे कहते हैं कि एसेट है, इसका इस्तेमाल अगर फैमिली मेम्बर के भलाई के लिए किया जा रहा है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाएगा हिंदू फैमिली एक्ट के तहत। उसके बाद है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ के अनुसार टू मेन कम्युनिटी कंट्रोलिंग द हिंदू फैमिली जो होते हैं, हिंदू रिलीजन के जो फैमिली होते हैं, उसको दो मेन फैक्टर कंट्रोल करता है। पहला है मिताशा और दूसरा है दयाभाग। पहले हम लोग मिताशा के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद दयाभाग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिताशा में ये बताया गया है कि दिस कम्युनिटी इज़ पॉपुलर इन द कंट्री एग्जिस्ट दैट ये जो हिंदू फैमिली का लॉ है, ये असम में, बंगाल में और कुछ उड़ीसा के पार्ट में ही ज़्यादातर फेमस है, कंट्री में नहीं है। ये कुछ स्टेट में या कुछ स्टेट के पार्ट में ये फेमस है। इसमें क्या है कि अंडर दिस कम्युनिटी देखो इसमें क्या है, अंडर दिस कम्युनिटी विद द बर्थ ऑफ द सन ही गेट ऑल द इक्वल राइट अलॉन्ग विद द फादर इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर आपके पूर्वजों के जितने आपके खानदानी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपके पापा का तो अधिकार है, पहले फादर उस पर आपके फादर का तो अधिकार है। लेकिन अगर आपका जन्म होता है तो जन्म के साथ ही आपके फादर के साथ आपका भी पूरा तरह से राइट बन जाएगा, आपका भी अधिकार बन जाएगा उस प्रॉपर्टी पे, एंसेस्टर के प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर टूल किट में एक छोटा सा बात कहा गया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। यहाँ पर कहा गया है इट रेफर टू डेट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी हिज बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू कोई एक जॉइंट बड़ा सा फैमिली है, वही अपना खानदानी बिजनेस रन करते आ रहा है और खानदानी बिजनेस चल रहा है और उसका ओनर होता है वो कर्ता होता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। देखो यहाँ आगे क्या है, टिल 1956 द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली किप्ट हिज कम्प्लीटली आउट ऑफ द कंस्पिरेसी इंटरेस्ट। जो कि जैसे कि यहाँ पर बेटे की बात की, सन गेट ऑल द इक्वल राइट, यहाँ पर है कि 1956 तक फीमेल का कोई राइट नहीं था। अगर बेटी पैदा होती है घर में तो उसका कोई भी राइट नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे। लेकिन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट एक पास होता है जिसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है इन द रिस्पेक्ट, उन्हें कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए। और आज ऐसा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द अगर फैमिली में कॉपर्शियनी मतलब कि आपके जो ओनर है फैमिली का उसका डेथ हो जाता है, अगर वो उसका मृत्यु हो जाता है तो यानी कि जो विधवा महिला है या फिर जो बेटी है उस परिवार की, उसको शेयर मिलेगा, उसको अधिकार मिल जाएगा, वो जो एंसेस्टर्स का वो जो खानदानी प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार मिल जाएगा। और ये सब कैसे हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। मिताक्षरा के बाद आता है यहाँ पर दयाभाग। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, दयाभाग में दिस कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली द असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। उसके मिताक्षरा के तरह ही दयाभाग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ स्टेट में जैसे असम में, बंगाल में और कुछ उड़ीसा के पार्ट में ही इस लॉ को, इस कानून को चलाया जाता है। अंडर इट अ सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी बाय टेकिंग बर्थ। अगर जब इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे के जन्म के साथ, अगर आपका बेटा होता है उसके जन्म के साथ ही उसको सारा अधिकार, उसका प्रॉपर्टी जो है एंसेस्टर का, पूर्वज का प्रॉपर्टी है, वो उसका राइट बन जाता है उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन इसमें क्या है कि बर्थ से नहीं, अंडर इट अ सन डज नॉट गेट अ राइट इन प्रॉपर्टी टेकिंग बर्थ। अगर जन्म के साथ ही ये अधिकार आपको नहीं मिलता है, अधिकार मिलता है लेकिन जन्म के साथ ही नहीं मिलता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिमेन अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट इट लाइफ टाइम। अ सन गेट अ राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इसमें यह बताया गया है कि
जो ख़ानदानी प्रॉपर्टी है वो जो उसका अधिकार आपके फादर के पास है, अगर वो जिसको चाहे वो उसे दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर अगर आपके फादर का मौत हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, तो उसके बाद आपके फादर के बाद आपका राइट बनेगा, आपके फादर के पहले नहीं, आपके फादर के बाद राइट बनेगा आपका, कि आपका अधिकार हो जाएगा वो फैमिली प्रॉपर्टी है उस पर। देखो यहाँ पर क्या है कि इन अदर वर्ड अंडर दिस सिस्टम बोथ मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बिकम कॉपर सिनर्स। यानी कि इसमें तो हम लोग देखे थे एक्ट आने के बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर विधवा महिला होगी या कोई बेटी होगी तो उसको अधिकार मिलता है खानदानी प्रॉपर्टी पे। लेकिन हिंदू फैमिली बिजनेस में यह दया भाग ये जो लॉ पास किया गया था तो उसके अनुसार यहाँ पर मेल एज वेल एज फीमेल जो मेंबर है फैमिली की, उसको फैमिली के प्रॉपर्टी पर ओनरशिप का अधिकार मिल जाएगा। बस इतना सा मतलब है इसका। यहाँ पर जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस को डिफाइन किया गया है, डिफिनेशन है। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ ओल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन विच all the member of the Hindu undivided family work under the control of the head of the family करता। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस में ये जो बिजनेस का संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। और ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, बहुत पुराने समय से इसका चलते आ रहा है। ऐसा हर परिवार में ऐसा होता है बहुत पहले से। और इसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड जो फैमिली होता है, हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली का बात किया जा रहा है, जो कि अनडिवाइडेड फैमिली होता है, वो जो अलग अलग नहीं होता है, उसमें वर्क अंडर द इसमें क्या होता है कि वो लोग खानदानी बिजनेस को चलाते हैं और ख़ानदानी बिजनेस का जो ओनर होता है, जो ये सारा चीज़ देखता है, वो होता है कर्ता हो सकते हैं आपके ग्रैंडफादर, और आपके ग्रैंडफादर नहीं है तो वो कर्ता जो फैमिली का हेड होगा, जो सरपंच होगा, जो रूरल एरिया में कहा जाता है सरपंच, जो सरपंच होगा वो वही होगा कर्ता, वही होगा मेन लीडर। यहाँ पे देखो, ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द मेंबर ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस कैरी ऑन हिज बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता के अंडर में रह के, जो फैमिली का हेड है उसके अंडर में रह के, उसके निगरानी में रह के जितने भी मेंबर है फैमिली के, वो फैमिली बिजनेस को चलाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ने ये देखा कि कर्ता क्या होता है, ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। इसके बाद हम लोग फीचर्स को देखते हैं, फीचर ऑफ ज्वाइन हिंदू फैमिली बिजनेस, कुछ विशेषताओं को देखते हैं क्या विशेषता होता है। सबसे बड़ा जो फीचर है इसका, ये जो है फैमिली बिजनेस है। आप मतलब एक देखो, एक होता है कि कंपनी वाला बिजनेस या पार्टनरशिप हो गया, सोल ट्रेड हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन फैमिली बिजनेस में होता है कि आपका अधिकार होता है, आपको सपोर्ट करने वाला होता है, इसीलिए फैमिली बिजनेस, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, विशेषता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये जो फैमिली बिजनेस है, इसने लोन उठाया और लोन उठाने के बाद भी वो लॉस में चले गए, किसी कारण की वजह से वो लॉस में चले गए, तो इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड। आपके जितने भी परिवार के मेंबर हैं उनका जो लाइबिलिटी होगा वो मिनिमम होगा। मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जब्त किया जाएगा। लेकिन जो कर्ता होता है, जो फैमिली का हेड होता है, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। अगर वो कुछ बिजनेस के लिए लोन उठाता है और लॉस में चला जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है उसे पे करने के लिए, लॉस को पे करने के लिए, तो लॉस के तौर पर जितने भी उसके प्रॉपर्टी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, लैंड हो गया या कुछ गोल्ड हो गया, जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी जो करता है, जो हेड है बिजनेस का, और उसको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर जो लॉस हुआ है वो उसको चुकता करना पड़ता है, जो लोन लिया है उसको चुकता करना पड़ता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, इसमें क्या होता है कि द हेड एंड द मेंबर ऑफ द कर्ता फैमिली द राइट टू मैनेज। इसमें जो होता है कि कर्ता जो होता है वही ओनर होता है, वही मैनेजमेंट करता है। ये जो मैनेज होता है, सारा जो देखभाल होता है बिजनेस का, वो करता है। और करता ही क्यों करता है? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सभी मेंबर ऑफ फैमिली से, क्योंकि वो हेड है तो उसने बहुत पहले से ही काम स्टार्ट किया होगा, वो बहुत पहले से ही बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए एक्सपीरियंस होता है और वही सारा चीज़ मैनेज करता है। स्टेबिलिटी में ये हो गया कि ये अगर मान लीजिए कर्ता का डेथ हो गया या फिर कोई
अदर कोई प्रॉब्लम हो गया आपके साथ, हेल्थ इशू आ गया, तो ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, बिज़नेस चलता रहेगा। हमने सोल पहले वाले चैप्टर में हमने सोल जो बिज़नेस अकेला बंदा जो बिज़नेस करता है उसमें हम लोग ने देखा था कि एक अकेला बंदा जो बिज़नेस करता है तो उसमें अगर उसे उसका डेथ हो जाए, अगर उसका मृत्यु हो जाता है या फिर उसका कोई हेल्थ इशू आता है तो बिज़नेस रुक जाता है। लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर आपका कर्ता का डेथ हो गया या कोई अदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके फैमिली मेम्बर होते हैं वो बिज़नेस को संभालते हैं, इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं होता है स्टेबिलिटी में। फिर आपका आ गया फ्लक्चुएटेड शेयर। द शेयर ऑफ ईच मेंबर इज जॉइंट फैमिली इज बिजनेस कीप टू द फ्लक्चुएटेड ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली। इसका मतलब ये है कि आपका जो वो जो शेयर होता है, वो जो प्रॉफिट होता है, पूंजी लगाया जाता है अलग अलग लोगों के थ्रू बिजनेस में, मतलब घर के ही लोगों के थ्रू जो शेयर होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो एक बार कभी और होगा, दूसरे बार कभी और होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं ना होता है। इसमें ये है कि मेंबर आपका बढ़ते जाएगा। आपका घर का बात है तो अगर मान लीजिए कल को घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो कल हो के मेंबर बन जाएगा, उसका अधिकार राइट हो जाएगा, उसको भी प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ये हमेशा बने रहता है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू फैमिली बिजनेस इज स्टार्टेड एंड कंडक्ट बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत हिंदू लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था और हिंदू फैमिली बिजनेस है इसी लॉ के थ्रू चलता है, आगे बढ़ता है। ये देखो, मेंबरशिप सिंस बर्थ, द चाइल्ड बिकम द मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस सिंस द बर्थ इन द फैमिली। देखो इसमें यह क्या है कि हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर लिया था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस फैमिली में, हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म के साथ ही वो उसके पास सारा अधिकार आ जाएगा प्रॉपर्टी का, और जो बेसिक राइट होता है, जो फैमिली को बेसिक राइट मिलता है, उसका सारा राइट उसके पास आ जाएगा। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ माइनर्स, यानी कि जैसे कि हम लोग ने बात किया कि जो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसके जन्म के साथ ही वो उसके पास सारा अधिकार आ जाता है, राइट्स आ जाता है। तब जो छोटे मेल होते हैं वो ऑटोमेटिकली कौन से मतलब कि ओनर बन जाते हैं। उस मान लीजिए कोई आपका बड़ा ओनर नहीं है तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माइनर चाइल्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ओनर बन जाते हैं। वो एंसेस्टर का प्रॉपर्टी पे, फैमिली का जो खानदानी वो पूंजी है, वो प्रॉपर्टी है, उसके ओनर बन जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द वुमेन, ओनली मेल वुमेन आर द मेंबर ऑफ द हिंदू फैमिली बिजनेस, फीमेल आर नॉट इन को ओनर। मान लीजिए कि एक हिंदू फैमिली है, वो बिज़नेस रन करता है तो उसमें उस फैमिली के जितने भी मेल मेंबर होंगे, जितने भी वो मेल होंगे वही मेंबर बन सकते हैं। जो फीमेल महिलाएं हैं उनको यह अधिकार नहीं है कि वो मेंबर बने। मेंबर यानी कि वो जो ओनर बने, ओनर उसके पास राइट हो या फिर उसके पास वो ओनरशिप, यानी कि फैमिली के प्रॉपर्टी पे महिला का कोई अधिकार नहीं है। ये इसमें बताया गया है। पर यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू जितने भी घर की वाइफ्स हैं, पत्नियाँ हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज, मान लीजिए उनके हस्बैंड का डेथ हो गया तो वो जो वाइफ है बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस, वो मेंबर बन सकती हैं, उनके पास ओनरशिप आ सकता है और वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी पर, फैमिली के प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार भी हो सकता है। कुछ एडवांटेज होता है फैमिली जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस का। इसमें क्या है कि जॉइन हिंदू फैमिलीज़ का क्या क्या एडवांटेज होता है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें क्या है कि देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू एस्टेब्लिश सच अ बिजनेस। अगर आपको आपका जो पूर्वज का आपके जो फैमिली बिजनेस है उसको रन करने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल रेवोल्यूशन नहीं होता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी में है लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर एक्सपेक्ट दैट द कर्ता इज़ लिमिटेड, यानी कि मतलब कि जो फैमिली का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। आपका अगर मतलब आप लॉस में हो तो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं जब्त किया जाएगा, और लेकिन और कर्ता जब तक लॉस में नहीं है तब तक उसका भी जो लाइबिलिटी है वो भी लिमिटेड होगा, जब तक लॉस में नहीं है तब तक। उसके बाद है स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इट्स लाइफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ,
या कोई मान लीजिए कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई इफेक्ट पड़ गया आपका, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का डेथ हो गया जो करता है, उसका मृत्यु हो गया, तो इसमें आपका बिजनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्ता के बाद जो अगले मेंबर हैं, अगले सीनियर मेंबर हैं, वो बन जाएंगे कर्ता। इसीलिए फैमिली में उतना कोई ऐसा नहीं होता है कि हेल्थ इशू के कारण बिजनेस में लॉस हो गया। देखिए यहाँ आगे है बेटर मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म इज़, एक आदमी के हाथ पर, कर्ता के हाथ में रहता है, तो वो बेटर मैनेज कर पाता है, सारे जो मैनेजमेंट के काम होते हैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाता है। उसके बाद है गुडविल। जॉइन हिंदू फैमिली बिकम एज द गुडविल एज विच पास टू द जनरेशन टू जनरेशन, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग इट प्रॉफिट। यह गुडविल का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपका मार्केट में कितना वो क्या कहते हैं, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये कितना है। अगर आप ये जो मान लीजिए आपका दादाजी का बिजनेस है, वो आपके दादाजी का बहुत लोग इज्जत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके फादर को भी वही रिस्पेक्ट मिलेगा, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। और जो अच्छा गुडविल रहेगा, जितना ज़्यादा अच्छा गुडविल रहेगा, ये मदद करता है, जो बिज़नेस है आपका फैमिली बिजनेस है उसमें प्रॉफिट को बढ़ाने में ये मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो जॉइन हिंदू फैमिलीज में बिजनेस में इंजॉय फुल फ्लेक्सिबिलिटी। द कर्ता कैन चेंज द बिजनेस एलवेज ई कंसिडर इज नेसेसरी। इसका मतलब यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अगर मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है, कोई एक लाइन में है, तो अगर मान लीजिए आपको उस लाइन को बदल कर बिजनेस ही करना है, लेकिन कोई दूसरा चीज़ का बिजनेस करना है, तो ये आप फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आपको ज़्यादा सोचना, डिसीजन ये सब नहीं लेना पड़ता है। ये जितना भी चीज़ है वो कर्ता के हाथ में होता है। हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है आपके परिवार में, जो सबसे बड़ा होता है, इसके हाथ में होता है ये चीज़। उसके बाद है सीक्रेसी। बिजनेस एज द कर्ता अलॉन्ग विद द फुल कंट्रोल, अदर मेंबर हैव नो राइट टू इंटरफेयर। जो करता है, जो हेड है मेंबर का, बिजनेस का सीक्रेसी वो मेंटेन कर रखता है, क्योंकि उसके पास जो करता है उसके पास बिजनेस का फुल कंट्रोल रहता है। अगर वो मैनेज करता है, वो हर चीज़ देखता है, लेन देन को हर चीज़ वही देखता है। इसका मतलब है कि वो अगर वो चाहे तो मेंबर हैव नो राइट, और जो अदर मेंबर है उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो करता, जो हेड हैं फैमिली के, उनको इन्फ्लुएंस करे अपना सीक्रेट बताने में, कोई अधिकार नहीं है। अगर करता चाहे तो बता सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बता सकते, ये उसके हाथ में है। उसके बाद है इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। देखिए देयर इज़ अ फुल इंसेंटिव ऑफ टू द कर्ता सिंस द लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। यानी कि जो बिज़नेस है, जो फैमिली जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस है, उस सिंपल सा यही बात किया गया है। उसका जो ओनर होता है, जिसका फुल कंट्रोल होता है, वो होता है कर्ता। जो फैमिली बिजनेस का जो ओनर है उसका फुल कंट्रोल होता है बिजनेस पे, तो वो उसको प्रोत्साहन मिलते रहता है कि वो जितना ज़्यादा एफर्ट डालेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, इसीलिए प्रोत्साहन मिलते रहता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस का विशेषता है, विशेषता मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग। कर्ता जो होता है फ्री होता है हर चीज़ करने में, इसीलिए मान लीजिए कोई बिजनेस से रिगार्डिंग अगर उसे, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो सबसे पूछ कर डिसीज़न ले, उसके पास सारा कंट्रोल है तो वो खुद सारा डिसीज़न ले सकता है। फ्रीडम ऑफ बिजनेस यानी कि जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस है, वो कोई भी बिज़नेस को चूज़ कर सकता है। ये नहीं है कि जो फैमिली से चलता आ रहा है उसी लाइन में बिज़नेस को किया जाए। बिज़नेस चेंज हो सकता है लेकिन बिज़नेस रहेगा, फैमिली बिजनेस रहेगा, कोई बदलाव हो सकता है, फ्रीडम रहता है सबका। क्लोज रिलेशन विथ कस्टमर। इसमें क्या है कि कर्ता जो होता है, जो मेन ओनर होता है बिजनेस का और जो हेड होता है फैमिली का, द कर्ता कैन पे पर्सनल अटेंशन टू हिज कस्टमर। जो करता है वो डायरेक्ट ट्रेड करता है, लेन देन का काम संभालता है, तो उसका जो कनेक्शन है कस्टमर के साथ वो अच्छा होता है, क्लोज कनेक्शन, रिलेशन बन जाता है एक तरह से। फिर क्लोज रिलेशन विद एम्प्लॉय। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट कर्ता के द्वारा काम किए जा रहे हैं, इसीलिए जो क्लोज रिलेशन है वहाँ पर कस्टमर के साथ, जो आपके जो शॉप है वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी वही क्लोज रिलेशन हो जाता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज में हम लोग ये देखते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो मेंबर होते हैं उनका तो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन जो कर्ता होता है, जो हेड होता है, जो लोन लेता है और लॉस में जाने के बाद वो पे नहीं कर पाता है, तो उसका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। वो उसका प्रॉपर्टी जो होता है अनलिमिटेड होता है, इसीलिए यहाँ अनलिमिटेड का यूज़ किया गया है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मान लीजिए एक फैमिली बिजनेस है, उसमें
कोई बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो फैमिली का जितना प्रॉपर्टी है उसका जो कैपिटल है, पूंजी है, उसका इस्तेमाल करके किसी बिजनेस को किया जा रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा पूंजी, एक्स्ट्रा पैसा जो लगाया जा रहा है वो तो नहीं ना आया। इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी, यानी कि जो मैनेज करता है, द बिजनेस ऑफ मैनेज बाय द सिंगल पर्सन, जो पूरा बिजनेस को मैनेज करने वाला एक ही आदमी है, जो हेड ऑफ द फैमिली, चाहे वो आपके दादाजी या पिताजी जो भी हो सकते हैं, उनके पास सारा अधिकार होता है। एक सिंगल पर्सन के पास सारा अधिकार होता है, इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब यह है कि मान लीजिए एक कर्ता है जो फैमिली का हेड है, वो अपना पूरा ताकत लगा दे रहा है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, लेकिन जो मेंबर्स हैं फैमिली के, अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, वो सोए रहते हैं, उतना मतलब ध्यान नहीं देते हैं, कोई हाई मोटिवेशन नहीं है, जो यहाँ पर लेजीनेस हमेशा दिखाते हैं, डू नॉट लाइक टू वर्क हार्ड, कोई भारी काम नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। इसके कारण ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। उसके बाद यहाँ आता है इनस्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए फैमिली में कोई झगड़ा हो गया, जो कि एक कॉमन बात है, आपस में झगड़ा होता है प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन को लेकर, मान लीजिए कोई बिज़नेस को लेकर झगड़ा हो गया, तो इनस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव बिजनेस को वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, उतार चढ़ाव डायरेक्ट बना रहता है। यहाँ पे है मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। यहाँ पर जो करता है गॉट अ फुल मोनोपोली राइट टू बी ऑपरेशन एंड ही कैन मिसयूज द बिजनेस। मान लीजिए आपका जो हेड है बिजनेस का और फैमिली का जो हेड है वो होता है कर्ता, वो एकमात्र जो है वो फुल कंट्रोल दिखाता है पूरे बिजनेस में। तो क्या ऐसा मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करे, या इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि वो जो जितने भी बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहे हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। अगर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो वो एक मिसयूज में आ जाएगा, मिसयूज कर रहा है बिज़नेस का और अपने अधिकार का। इसीलिए एकाधिकार जो होता है बिज़नेस में, ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद है अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, अलग अलग मेंबर्स आते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट समटाइम बिकम अ कॉज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा बात लिखा गया है। मान लीजिए घर में आपके झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेकर या बिजनेस के डिवीज़न को लेकर, अगर बंटवारे को लेकर ऐसा कोई झगड़ा हो गया, तो वो एक कारण हो सकता है जिसके वजह से जो आपका फैमिली बिजनेस है उसको बंद करना पड़ जाए। एक ऐसा समय भी आ सकता है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है। इसमें इविल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर में यही बताया गया है कि मान लीजिए मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि कर्ता, मान लीजिए कोई जो करता है फैमिली का, करता है बिजनेस का, अगर वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करता है, जैसे कि अपने इंटरेस्ट के लिए, ओन इंटरेस्ट के लिए, तो ही बिल्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द सीक्रेट मेथड। मान लीजिए उसका फुल कंट्रोल होता है कर्ता का बिजनेस में। अगर उसका फुल कंट्रोल है और उसके अपने फ़ायदे के लिए वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी खड़ा कर लेता है, बिना जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसको शेयर किए बिना, पूरे फैमिली में शेयर किए बिना वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी खड़ा कर देता है, तो ये एक बुराई की बात है ये फैमिली बिजनेस में। लैक ऑफ इफ़िशियंसी में हम लोग देखते हैं ऑल कन्वेंसेज एट होम they become lazy and common efficiency, they do not try to improve their efficiency। ये एक छोटा सा कारण आप कह सकते हो कि एक डिसएडवांटेज है कि फैमिली बिजनेस का। इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपका जो फैमिली बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस ही है, यानी कि घर से सिर्फ हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं फैमिली के वो बाहर नहीं जाते हैं या मतलब कुछ अदर वर्क नहीं करते हैं, फैमिली बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो एक तरह से लेज़ी हो जाते हैं। इनएफिशिएंसी मतलब उनका काम करने का वो जो क्षमता है वो कम हो जाता है। तो यही इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। अनडेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द मेंबर्स रिमार्क
अंडर यूटिलाइज्ड। इसमें ये बताया गया है कि देखो आगे क्या है, कर्ता इज़ लाइक बनियान ट्री, नो अदर ट्री कैन डेवलप अंडर इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ग्रोथ। यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि कर्ता को सेलेक्ट किया जाता है वोटिंग, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा ये बताया गया है कि जो कर्ता होता है बिजनेस का, वो अगर हेड है बिजनेस में, वो अगर जो बिजनेस में हेड है, तो उसके इर्द गिर्द उसके होते हुए उसके मरने से पहले अगर कोई किसी का भी अधिकार नहीं होता है कि वो मतलब अपना कब्जा जमाए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसका बिजनेस में कोई उतना ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, और अधिकार नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो यही था इस चैप्टर में, एक छोटा सा चैप्टर था, समाप्त हुआ। बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद तब तक के लिए।